हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि हज़ारों वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं उनकी खोज या हमें क्या क्या परिवर्तन मिलते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12वीं सदी का जो एक भूगोलवेता थे, जो एक भूगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये मैप तैयार किया है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आप इसको एक बार देख लीजिए कि हाँ मैप है एक ऐसा। तो अगर हम इस मैप की बात करें तो ये अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। तो ये जो नक्शा दिया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप को ये दर्शाता है, भारत का जो एक उपमहाद्वीप था जो प्राचीन काल से लेकर, तो उसका ये मैप तैयार किया गया है। और आगे एक और मैप है जो कि 1720 में बनाया गया है, एक फ्रांसीसी जो मानचित्रकार थे उन्होंने। तो आप इन दोनों मैप में डिफरेंस खुद देख सकते हैं कि इतने समय में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। और अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां पर आज का उत्तर भारत है। अगर हम इस मैप में देखें, आज का जो उत्तर भारत है, यहाँ पर आज का जो उत्तर भारत है और नॉर्थ की साइड, वो यहाँ पर दक्षिण साइड में दक्षिण भारत उस जगह पर है। कुछ नहीं, बस आपने इस मैप में थोड़ा डिफरेंस देख लेना कि इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो इसी समय के दौरान ही उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल चुकी थी। ये नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, जो नक्शा हम बाद में देखते हैं जो 1720 में बनाया गया। ये वाला मैप आपको देखा देखा लग रहा होगा कि हाँ भारत का कुछ ऐसा मैप दिखता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का यूज़ करते थे। जो यूरोप से व्यापारी आते थे यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, तो इस मैप के थ्रू आया करते थे कि कहाँ पर अभी जो समुद्र का रास्ता है, कहाँ पर जो स्थल मार्ग है, तो इसके थ्रू भारत में आते थे और ट्रेड करते थे। इसके अलावा एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत ज़्यादा बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेज, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि अब देखिए, जिस स्थिति के अकॉर्डिंग हर चीज़ होती है, जिस सिचुएशन में वो बात लिखी गई या वो चीज़ बनाई गई, उस समय स्थिति कुछ और रही होगी। तो इतिहासकारों को अलग अलग जो भी पृष्ठभूमि रही है इतिहास की, अगर हम बात करें उसमें, तो उसको ध्यान में रखकर ही इतिहास लिखा जाता है। अब देखिए, नई और पुरानी शब्दावली में काफ़ी अंतर आया है। समय के साथ सूचनाएं काफ़ी बदलती रहती हैं। आपने भी देखा होगा कि आज कोई और सूचना है तो कल को कुछ और सूचना होगी। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। अब थोड़े समय पहले का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पहलगाम में अटैक हुआ है ना, उस समय सिचुएशन कुछ और थी। उसके बाद भारत ने फिर ऑपरेशन सिंदूर किया। उस समय एक ऐसी सिचुएशन भारत में बन चुकी थी कि जो पाकिस्तान के साथ जो स्टेट्स लगती हैं उसके साथ जो बॉर्डर शेयर करती हैं, ऐसा था कि कहीं वहाँ पर एक युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। स्थिति के अकॉर्डिंग परिस्थितियाँ और सूचनाएं जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषा में मिलते हैं, कोई एक भाषा नहीं थी उस समय पर, बहुत सारी भाषाएं चलती थी, तो अलग अलग भाषा में अभिलेख मिलते हैं। और ये भाषाएं भी समय के साथ काफ़ी ज़्यादा बदली हैं। आपने खुद भी देखा होगा भी, समय के साथ ही भाषा का जो बदलाव होता जा रहा है। अगर आप किसी वर्ड को कुछ और आज ऐसा बोलेंगे तो कल को कुछ वर्ड बदल कर वैसा हो जाएगा। तो ये बदलाव देखने को मिलता रहता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मध्य युग की जो फारसी है और आधुनिक फारसी, इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो मध्य युग में कि मेडिवल एज में जो फारसी भाषा बोली जाती थी और आज की अगर फारसी से हम कंपेयर करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, बल्कि समय के साथ शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। समय के साथ साथ ही शब्दों का अर्थ, आपने देखा होगा कि डिक्शनरी में कोई ना कोई नए वर्ड ऐड होते रहते हैं। इट मीन्स कि उनके मीनिंग बदलते रहते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लें कि हिंदुस्तान शब्द, आज हम इसे हिंदुस्तान कि आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। हिंदुस्तान आज हम किसे कहते हैं? संपूर्ण जो भारत का जो मैप होता है ना, भारत के लिए हम पूरे भारत को ही हम हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन
तेरहवीं सदी की अगर हम बात करें, जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका अर्थ सिर्फ इतना था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, जहाँ जितना इलाका है हिंदुस्तान, सिर्फ उसे ही कहा जाता था अगर हम 13वीं सदी में बात करें तो। और उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। अगर राजनीतिक संदर्भ में देखें तो हिंदुस्तान उस शब्द मतलब उन क्षेत्र को कहा जाता था जो कि दिल्ली के जो राजा थे, दिल्ली का जो शासक था, उसके अधीन जितने भी क्षेत्र आते थे, अलग अलग एरियाज, तो उनको हिंदुस्तान शब्द उनके लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया जाता था। सल्तनत का प्रसार होता गया, जैसे जैसे उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया तो इसके साथ शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी और ज़्यादा बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। मतलब हिंदुस्तान शब्द जिसे आज हम पूरे भारत के लिए यूज़ करते हैं, उसे पहले सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए यूज़ किया जाता था, दक्षिण भारत के लिए उसको नहीं यूज़ करते थे। इसके उल्ट अगर हम देखें, 16वीं सदी की शुरुआत में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। जो बाबर है उन्होंने उपमहाद्वीप के जो भूगोल है ना, जो भी जियोग्राफी है उसको, पशु पक्षियों, निवासी जो वहाँ के व्यक्ति जो लोग रहते थे, उनकी जो भी संस्कृति है, कल्चर है, उनके लिए उन्होंने हिंदुस्तान का यूज़ किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सतह के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ पर हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। आज हम हिंदुस्तान शब्द को राष्ट्रीय और राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं, लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में इतिहास में उन शब्दों के अर्थ कुछ और थे। जैसे कि हमने देखा, पहले सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए ही हिंदुस्तान का शब्द का यूज़ होता था, लेकिन आज हम पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण है विदेशी, जिसका अर्थ सीधा साधा शब्द होता है एक विदेशी, और आज हम इसका अर्थ लेते हैं कि जो व्यक्ति भारतीय ना हो, मतलब जो कि भारत का नहीं है, तो वो एक विदेशी है। अगर हम मेडिवल एज की बात करें तो उसमें विदेशी शब्द उसको कहा जाता था कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति किसी और गांव से आया है। मान लीजिए ये एक गांव है यूपी का और ये एक गांव है पंजाब का, तो यूपी से पंजाब जो व्यक्ति आएगा उसको विदेशी कहा जाएगा। ये हम इतिहास की बात कर रहे हैं, ये मध्य युग की बात हो रही है। उस समय विदेशी इसको कहा जाता था, लेकिन आज हम विदेशी ऐसा कहते हैं जो कि किसी और देश से आया हो, किसी और कंट्री से आया हो, जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था, उसे विदेशी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी कहते थे, फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। आज भी हम कहते हैं परदेसी और अजनबी। इसलिए किसी भी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, क्योंकि नगर में मतलब कि जो गांव में नगर जैसे कुछ गांव शहर टाइप कुछ बने होते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग और जो वनवासी मतलब जंगलों में रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए क्या विदेशी होते थे। और एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। मतलब कि जिनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है लेकिन एक ही गांव में रहते हो तो वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होंगे, लेकिन अगर गांव बदल गया, जगह बदल गई उनकी, तो इट मीन्स कि वो एक दूसरे के लिए विदेशी हो जाएंगे। अब देखिए इतिहासकार और उनके स्रोत क्या कहते हैं। इतिहासकार जिस भी युग का अध्ययन करते हैं उसके लिए बहुत तरह के स्रोतों की यूज़ करते हैं, बहुत से स्रोतों का हवाला देते हैं वो। उदाहरण के लिए हमने गुप्त वंश के जो शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है, तो इस पर हम क्या करेंगे, हर्षवर्धन के लिए उनकी जो भी जीवनियाँ मिलती हैं तो उनके द्वारा जो भी स्रोत लिखवाए गए थे, कुछ अभिलेख मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं, तो उनसे इतिहासकार इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें बहुत सी ऐसी बातें होती है जो कि
पिछले युग में वैसे ही चली आ रही हैं। मतलब प्राचीन युग की अगर हम बात करें, उस समय से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मध्य युग तक चली आ रही थी, और मध्य युग की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी मतलब कि बातें होती हैं जो कि आज तक आधुनिक युग तक चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य मतलब कि भवन निर्माण कला, लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या, विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 प्रसंग दिए हुए हैं। इसमें कागज़ के मूल्य के बारे में बताया गया है। तो ये एक प्रकार से कंपैरिजन किया गया। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब उस समय पर ऐसा था कि जो कागज़ होता था उसको धोकर फिर एक बार कोई चीज़ लिखी गई उसको फिर वॉश करके दोबारा उस पर नई चीज़ लिखी जाती थी, और उसके कागज़ को सुखाकर फिर इस्तेमाल किया गया। तो ये 13वीं सदी की बात है। और फिर एक सदी बाद मतलब 14वीं सदी की बात करें तो बाज़ार में से कोई भी खाद्य पदार्थ अगर खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर दे देता, और वह आपके लिए एक मतलब कि स्रोत बन जाए, इतिहास का स्रोत। तो आप देख सकते हैं कि कागज़ कब महंगा था, कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी में या 14वीं शताब्दी में। तो ऑब्वियसली 14वीं शताब्दी में कागज़ सस्ता था, बहुत आसानी से मिल जाता था, इसी वजह से तो कोई दुकानदार उस कागज़ में आपको वस्तु लपेट कर दे देता है। लेकिन अगर हम 13वीं सदी से कंपैरिजन करें तो उस समय किसी व्यक्ति को, विद्वान को एक प्रतिलिपि, उन्होंने कुछ लिखना था तो उन्हें कागज़ की ज़रूरत थी, लेकिन कागज़ नहीं था, इसलिए फिर उन्होंने पहले वाली जो पांडुलिपि थी उसको वॉश करके मतलब धो डाला और उसके बाद फिर उसको रीयूज़ किया। तो कागज़ 14वीं सदी में सस्ता था और 13वीं सदी में महंगा था। तो इसी समय दौरान फिर क्या होता है कि कागज़ सस्ता होता गया है 14वीं शताब्दी के दौरान, और बड़े पैमाने पर मिलने लगा था। फिर लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि में कागज़ पर लिखने लगे थे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारी मिलती है। पांडुलिपियां क्या होती है? जो हाथ से कुछ भी इतिहास के बारे में कुछ लिखा जाता है, हाथ से लिखी गई लिपि, तो उसको पांडुलिपि कहा जाता है। तो इसको अभिलेखागारों में संभाल कर रखा जाता है ताकि इनका अध्ययन करके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। अभिलेखागार क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, मतलब एक जगह सुरक्षित रखा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख, लेन देन, ब्यौरे, पूरा रिकॉर्ड अपना एक रखते हैं। तो उन दिनों में छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस जो होते थे हाथ से पांडुलिपि की प्रकृति बनाते थे। नकल नवीस क्या होता है कि मान लीजिए एक पांडुलिपि लिखी, उसको देखकर फिर दूसरी लिखी और फिर तीसरी, ऐसे करके कॉपी करके लिखना, तो ऐसे एक प्रतिकृति बनती थी। तो अगर आपने कभी देखा होगा कि स्कूल में या कॉलेज में कभी चीटिंग होती है तो ये चीटिंग करना भी आसान नहीं होता था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जिससे चीटिंग करते हैं, मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त से नकल कर रहे हैं एग्ज़ाम में, तो कई बार क्या होता है उसकी आपको समझ नहीं, लिखाई समझ नहीं आती क्या लिखा है, तो फिर आप अंदाज़ा ही लगा देते हैं कि हाँ कुछ ऐसा लिखा होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं। और इसी तरह से जो मित्र के, आपके दोस्त के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं, मतलब बहुत बड़ा अंतर आ जाता है जब आप नकल नवीस नकल करते हैं, और उससे क्या होता है कि वर्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि कुछ की लिखाई समझ नहीं आती। तो ऐसे में आपको एक दो लेटर आपको दिखा तो आपने उस अपने अकॉर्डिंग वर्ड बना दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, ये एक नकल नवीस है और एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक क्या होता है? जो लिपि लिखने वाला पांडुलिपि की नकल कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये है पांडुलिपि, इसकी नकल करके ये यहाँ पर लिख रहा है।
इस छोटे आकार के कारण इसे मिनिएचर या लघु चित्र भी कहा जाता है। तो ये बहुत छोटे आकार का, आप देख सकते हैं ये बड़े आकार की बुक है, ये छोटे की, तो इसको मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये बहुत सुंदर होते हैं कि आगे चलकर इनको चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके फिर बेचने लगे थे। जो मतलब इकट्ठा करने वाले जो पांडुलिपियाँ मिनिएचर्स को जो इकट्ठा करते थे, फिर इनको बाद में बेचने लग गए थे। तो अब देख सकते हैं आप लिखावट की जो भिन्न प्रकार की शैलियाँ होती हैं। शैली मीन्स कि आपने देखा होगा, अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो उसमें क्या होता है, कर्सिव राइटिंग होती है ना, जो ऐसे लिखी जाती है पूरा कर्सिव, और एक होती है सिंपल, जैसे ये ए लिखा, और एक कर्सिव राइटिंग में ऐसे लिखा जाता है। तो इसी तरह से आप इसको एक कर्सिव रूप मान सकते हैं इनका। कुछ मतलब डिफ़िकल्ट होती है, आप कंपैरिजन करिए आज के कॉन्टेक्स्ट में, जब अल्फ़ाबेट लिखते हैं छोटे या बड़े कर्सिव राइटिंग में, वो थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं क्योंकि उनकी बनावट बहुत मतलब ऐसे डिज़ाइन से बनाई जाती है, तो उनको लिखना थोड़ा मुश्किल होता है और उनकी समझ भी कम आती है। कई बार ऐसा होता है ना, पी को ऐसे लिखते हैं, हाँ कर्सिव राइटिंग में पी को ऐसे लिखते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, क्या होता है कि एच को भी ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, है ना, तो इसको एच भी मान लिया जाता है। मतलब कि इनकी जो राइटिंग है ना वो कम समझ आती है, तो ऐसे अंतर आ जाते हैं। अब देखिए पांडुलिपि की जो प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक जो छोटे मोटे बदलाव कर देते हैं, कहीं कोई शब्द और कहीं कोई वाक्य लिख देते हैं। सदी दर सदी प्रतिलिपियों में प्रतिलिपियां बनती रही हैं और फिर एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग होगी। मान लीजिए कि एक बुक से, मान लीजिए ये बुक है, हाँ, तो आपने इस बुक से देखकर कुछ नोट्स बनाए, ठीक है, आपने बनाए 2025 में, 2026 में फिर आपके किसी एक दोस्त ने फिर नोट्स बनाए आपके नोट्स से लेकर, फिर 2027 में अलग, मतलब ऐसे ही सदी के बाद, ये हम साल की, मैंने एग्जाम्पल साल का दिया, लेकिन सदी की बात हो रही है कि सदी में बदलाव होते दिखते हैं। और फिर जो मूल ग्रंथ मतलब बुक, अगर आप चेक करेंगे ना लास्ट वाला जो मतलब 2027 में जिसने नोट्स बनाए हैं उसको बुक से मिलाकर, तो ये मैच नहीं होगा, मतलब बहुत बड़ा अंतर इसमें आ जाएगा। इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी क्योंकि आज हमें लेखन की मूल पांडुलिपियां कहीं भी नहीं मिलती हैं। हमें बाद के जो लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए हम इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। एक ही ग्रंथ की जो अलग अलग प्रतिलिपियाँ, अलग अलग कॉपीज़ होती है, वो उनको चेक करना पड़ता है कि इसमें क्या सेम बात लिखी है या अलग है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत में पहली बार 1356 में, दूसरी बार इसके 2 वर्षों के बाद लिखा था और दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वृत्तांतों की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। तो मतलब कि जो इतिहासकार हैं वो अपने लेवल पर भी कुछ संशोधन करते रहे हैं। जो अगर हम देखें, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत 1356 में लिखा था, लेकिन दूसरी बार उन्होंने 2 वर्षों बाद लिखा था और दोनों में अंतर है। तो इसी तरह से वो अपने समय के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग अपने वृत्तांतों में बदलाव करते रहते थे। अब देखिए नए सामाजिक और राजनीतिक समूह क्या थे मध्य भारत में। सन 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती है। मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय में नए प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे कि सिंचाई के कुछ ऐसे संसाधन आ जाते हैं, कताई में चरखा और युद्ध में अग्नेयास्त्रों यानी कि बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा था। इस उपमहाद्वीप में कई तरह का नए तरह का खान पीन भी आया, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। पहले हमने देखा था सिर्फ जौ, गेहूँ जैसे ही फसलें उगाई जाती थी, लेकिन अब आलू, मक्का आ गया था, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, मतलब ये बदलाव के कारण ही संभव हुआ था। ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी फसल उन लोगों के साथ आए थे जो नए विचार लेकर आए थे, मतलब जो नए विचार लेकर, जैसे आपको पता हो कि भारत में जो चाय का उत्पादन है वो ब्रिटिश के समय से होने लगा था। इट मीन्स कि ब्रिटिश ऐसा विचार लेकर आए थे कि हम भारत में कुछ ऐसी फसलों का उत्पादन करेंगे।
यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो मौके की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करते थे और इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। और इसी समय में, मतलब मध्य युग में ही, जिन समुदायों का महत्व बढ़ा था उनमें से एक समुदाय राजपूत था। मध्य भारत की हम बात कर रहे हैं कि एक राजपूत समुदाय का जो प्रचलन था, उनका मतलब फेमस हो रहा था, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा के पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धा के उस समूह के लिए यूज़ होता था जो कि क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। आपको पता है, हमने देखा था प्राचीन काल में जो मतलब कि समाज था वो वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो राजा के पुत्र थे, मतलब जो शासक होते थे, राजा महाराजा, वो खुद को क्षत्रिय वर्ण का मानते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत नहीं है, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते हैं, जो कि पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत है। मतलब जो राजपूत शब्द है उसमें सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं है, उसमें सेनापति भी आते हैं, सैनिक भी आते हैं, जो कि अलग अलग शासकों के समय में उनके दरबार में जो भी सेवा करते थे, मतलब सर्विस। जैसे आज हम देखेंगे गवर्नमेंट जो सर्विस होती है, उसी प्रकार से एक जो शासकों की सर्विस होती थी वो सेनापति और सैनिक करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। जो कवि होते थे, चारण होते थे, राजपूतों के बारे में जो उनकी भक्ति थी, मतलब उनका स्वामी उन्हें मानते थे और उनकी स्वामी भक्ति का गुणगान किया करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया था। राजपूतों के अलावा मराठा का भी उदय हुआ, सिख, जाट का, अहोम का और कायस्थ, इन सभी जो भी समुदाय थे, इनका ये जितने भी समूह थे, इन सभी का उदय होने लग गया था मध्य भारत में। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देखिए, ये रहट है, मतलब सिंचाई के लिए जो रहट का प्रयोग किया जाता है, आप देख सकते हैं इसको। हाँ, ये देखिए, ये कुछ लक्कड़ से ऐसे बना होता है और इसको ऐसे बैलगाड़ी से ही खींचा जाता है और इसमें क्या होता है कि पानी जो भी फसलें उनको पानी दिया जाता है। अब देखिए इस समय पर और क्या होता है, इसी मध्य भारत में ही जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका फिर बढ़ता जा रहा था। लोगों को पता चला कि अब खेती होने लगी, हम फसलें उगा सकते हैं, तो उन्होंने जंगल साफ करने शुरू किए और वहाँ पर ज़मीन में खेती करनी शुरू कर दी। कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से आए और पूरे तौर पर हुआ था। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान भी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि जो लोग जंगल में रहते थे उन्हें अब मजबूर होना पड़ा था जंगल छोड़ने के लिए, क्योंकि जंगलों को काटकर वहाँ पर मतलब कि फसल जो उत्पादन के लिए भूमि तैयार की जा रही थी, इसी वजह से फिर उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे थे, मतलब जो जंगल के वासी थे वो भी ज़मीन को जुताई करके वहाँ पर फसल उगाने लगे और फिर कृषि बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों आदि मंदिरों से प्रभावित होने लगे, बड़े और जटिल समाजों का अंग बन गए। जो कृषि थे वो धीरे धीरे बड़े समाज का हिस्सा बनते गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालक वर्ग की बेगार भी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी और कुछ लोग मवेशी पाल सकते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी का काम करते थे। और जैसे जैसे ही समाज में अंतर, ये डिफरेंस बढ़ने लगे, लोग जातियों उपजातियों में फिर बंटने लगे। तो आप देख सकते हैं जातियों और उपजातियों में जो बंटवारा होना मध्य भारत से शुरू हुआ था, जब लोग कृषि करने लगे थे। उसके बाद कृषि के साथ कुछ लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा होती थी, जो ज़्यादा ज़मीन जोत लेता था। उसके बाद लोग मवेशी भी पालते थे, जो पशु पालते थे, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस वगैरह। और कुछ लोग खेती, मतलब जब खेती के बाद उन्हें जब खाली समय मिलता था तो जो दस्तकारी का उद्योग होते थे, कढ़ाई बुनाई वगैरह, वो काम कर लेते थे। तो ऐसे में फिर जातियां और उपजातियां बंटने लगी कि जो लोगों के पास ज़्यादा धन है वो इस जाति के हैं, जिनके पास कम ज़मीन है वो इस जाति के हैं।
उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा था। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था, लेकिन किसी और क्षेत्र में कोई और। मतलब ये दर्जे भी क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही बांटे जाते थे। किसी क्षेत्र में कोई दर्जा किसी का ऊंचा हो सकता था। अब मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे गांव में किसी के पास 50 एकड़ ज़मीन है, तो अब वो किसी और क्षेत्र में जाता है ना, तो वहाँ पर मान लीजिए वहाँ पर लोगों के पास इससे ज़्यादा ज़मीन है ना, 100 एकड़ 200 500 एकड़। तो ये जब वहाँ पर जाएगा तो इसकी ये 50 एकड़ वाले व्यक्ति की जो मतलब जाति है उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगी। अगर वो किसी और गांव में जाता है और वहाँ पर उससे ज़्यादा व्यक्ति मतलब उससे ज़्यादा ज़मीन मिल जाती है किसी और व्यक्ति को, तो मतलब कि वो फिर नीची श्रेणी में ही आ जाएगा। इसी तरह से जातियाँ उपजातियाँ स्थायी नहीं होती थी। अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए जातियां अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा होती थी वो करवाती थी। घर में होता है ना, जो पूरे घर को या पूरी फैमिली को कौन कंट्रोल करता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या घर में सबसे बड़ा। इसी तरह से जो नियम बनाए गए थे कंट्रोल करने के लिए, पूरी जातियों के लिए एक नियम बन गए थे, तो उनको एक सभा थी वो इनको लागू करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। अब आप देखिए, पहले कृषि हुई, कृषि से क्या हुआ, जातियां बनने लगी, जाति से फिर जाति पंचायत बनने लगी। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था, और इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की छोटी इकाई भर होती थी। अब देखिए क्षेत्र और साम्राज्य कैसे थे उस समय पर। चोल हमने देखा था, चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, इसका जो कार्यकाल मतलब समय जो इनका पीरियड था 1266 से 1287 तक का, इसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई थी और एक विशाल साम्राज्य का शासक इन्हें बताया गया है गयासुद्दीन बलबन को, जो कि पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे चलते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश भी लगे हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। मतलब शासकों को क्या मिलता था कि उपमहाद्वीप के जो अलग अलग भाग हैं उन पर अपने अधिकार का उल्लेख हमेशा करते रहते थे, ऐसा क्यों था। तो यहाँ पर आप एक मैप देख लीजिए। ये है मिस्र के जो शिहाबुद्दीन उमरी के द्वारा मैप बनाया गया, और अल अब्सर फी ममालिक, अल अब्सर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, मतलब दिल्ली जो सल्तनत थी उसके अंतर्गत इतने राज्य आया करते, मतलब पूरा एक भारतीय उपमहाद्वीप उसके अंडर में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नंबरिंग से ये पूरी प्लेस का नाम लिखा हुआ है। इसमें कौन कौन से थे, सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सुरसुती, कुराम, झांसी, झांसी नहीं है, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र और माबार। तो ये सभी दिल्ली जो शासनकाल थे उसके अंतर्गत आते थे। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप खुद इसका आंसर सोचिएगा कि शासक जो दावे, इतने बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारे पास इतना मतलब क्षेत्र था या कुछ भी, वो ऐसा क्यों करते थे। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए भाषा और क्षेत्र क्या था। एक अमीर खुसरो ने एक बात का जिक्र किया है, वो एक कवि थे। उन्होंने कहा कि इस देश की हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, माबरी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी। अमीर खुसरो ने यह भी बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है।
जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, मतलब किसी खास की नहीं है, एक प्राचीन भाषा जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। हमने देखा था कि जो वर्णों में बटा हुआ था तो उसमें जो ब्राह्मण वर्ण था उनको ही सिर्फ शिक्षा का अधिकार था और वो ही सिर्फ जो संस्कृत थी वो जानते थे और वो ही सिर्फ लोगों को संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करते थे। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची आप बना सकते हैं, मतलब कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। अब देखिए सन 700 तक कई क्षेत्र अपने अपने भौगोलिक आयाम तक तय हो चुके थे और अपनी भाषा संस्कृति विशेषताओं से स्पष्ट हो गए थे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। हमने देखा राजवंशों का उदय होना शुरू हुआ जिसमें राजपूत, मराठा, सिख और भी बहुत सारे जो थे वो सभी धीरे धीरे मतलब उभरने लगे थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें भी चलती रहती थी। चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। यह सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। तो ये जितने भी इनका साम्राज्य था वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता था, मतलब नहीं हो पाता था। 18वीं सदी में क्या मुगल वंश का जो पतन होना शुरू हो गया था उसके फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लग गए थे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की जो प्रकृति है वो बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैलने पर इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। तो कई परंपराओं से पता चलता है कि जो इन क्षेत्रों से उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराओं में प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग हमें बदलाव देखने को मिलते हैं वही बात की गई है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्ष में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। मतलब जो ताकतें होती थी जैसे कि हमने देखा था जो कि चौल और उसमें और भी बहुत सारे जो खलजी, तुगलक, मुगल ये सभी वंश थे, तो इनमें आपस में जो टकराहटें होती थी तो इनका प्रभाव भी पड़ता था। अब देखिए पुराने और नए धर्म कौन कौन से थे। इतिहास के 1000 वर्षों की पड़ताल हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, इसी दौरान ही धार्मिक परंपराओं से कई बड़े परिवर्तन आए हैं। हमने देखा सभी क्षेत्र में परिवर्तन देखे गए, कृषि में भी परिवर्तन देखा गया, गृहस्थी में भी परिवर्तन देखा गया और उसके बाद शासकों में परिवर्तन, इसी तरह से धार्मिक परिवर्तन भी नजर आए हैं। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। मतलब पूरा एक समूह ही जो दैविक तत्व होते थे उनकी आस्था में विश्वास करते थे। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था मतलब कि धर्म स्थानीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आते गए। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उनमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे और इन परिवर्तनों में कुछ क्या थे कि नई देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा था, समाज में फिर पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व जो बढ़ता गया। अब देखिए राजा लोग जो होते थे वो मंदिरों का निर्माण क्यों करते थे, क्योंकि लोगों की आस्था क्या होती थी, मंदिरों पर होती थी, भगवान पर उनका विश्वास होता था। तो इसी वजह से वो उनका समर्थन अपनी प्रजा का या लोगों का समर्थन पाने के लिए उन्हें धर्म के नाम पर ही मतलब उन्होंने अपनी साइड कर लिया था। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण फिर समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, क्योंकि वो संस्कृत जानते थे सिर्फ और ग्रंथों का अध्ययन करते थे। इसी वजह से उनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था और इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। मतलब इनके जो संरक्षक होते थे वो एक ऐसे शासक होते थे जो चाहते थे कि हमें भी इतना ही आत्मसम्मान मिले। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनके दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अब देखिए किसी राजा का किसी को अगर समर्थन होगा तो समाज में वही सोचने लगा कि हाँ बस मैं ही हूँ, मतलब कि मेरा तो अब दबदबा बढ़ चुका है। संरक्षक क्या होता है, कोई भी प्रभावशाली या धनी व्यक्ति होता है जिसके पास धन ज़्यादा हो, किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी और व्यक्ति को मदद या सहारा देते हों तो उन्हें संरक्षक कहा जाता है। इसी समय
और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए थे कि भक्ति की अवधारणा के रूप में भी परिवर्तन आए हैं। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके हैं। यह वही समय था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ था। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। जो कुरान शरीफ का मतलब कि जो भारत में अलग अलग धर्म देखे जाते हैं, अलग अलग जो भी मान्यता होती हैं लोगों की, तो उसमें क्या था, उसमें जो व्यापारी और अप्रवासी थे उनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मध्य एशिया से जो भी कुरान शरीफ की जानकारी थी, जब मुस्लिम जो भारत में आए थे तो फिर मुस्लिम यहाँ पर बढ़ते गए। तो मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की ही सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिनका प्रेम करुणा उदारता अपने में आस्था रखने वाले व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कोई भी हो। सामाजिक मतलब कि वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे उसके पास धन हो चाहे ना हो, खाना हो चाहे ना हो, लेकिन अगर वो मतलब कि हर व्यक्ति को गले लगाता है, हर व्यक्ति को अपना मानता है। कुछ शासक इस्लाम और इसके जो विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को भी संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही तरह इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो कि खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत जो कि उसकी विभिन्न परंपराओं में भी काफ़ी परिवर्तन आते रहे, इस्लाम में भी परिवर्तन देखे गए, आज भी देखे जा रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब देखिए समय और इतिहास के कालखंड क्या क्या थे। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि दिनों वर्षों के बीतने के रूप में भी नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया ये होता है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। ये दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत में समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिए जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। अब देखिए 19वीं सदी के मध्य से अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया था। जो अंग्रेज ब्रिटिश आए थे भारत में, उन्होंने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा था। इट मीन्स कि वो धार्मिक जो सांप्रदायिक दंगे थे वो आज भी जो चल रहे हैं, उनका मोटिव यही था कि भारत में जो सांप्रदायिकता दंगे हिंसा है वो बढ़ती ही रहे या फिर ऐसे ही चलती रहे। तो इसी वजह से उन्होंने धर्म के आधार पर जो इतिहास को बांटा है। सबसे पहला हिंदू, प्राचीन को हिंदू धर्म, जो मध्यकालीन युग है उसको मुस्लिम, और जो आधुनिक उसको ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। मतलब जिस समय इन्होंने ऐसे बांटा है इन समय को, इनका अध्ययन ऐसे किया है कि अगर प्राचीन युग में किसी हिंदू शासक का मतलब कि शासनकाल चल रहा था या उसका बोलबाला था, तो उन्होंने फिर हिंदू धर्म से जोड़ दिया। ऐसे ही मध्य भारत में जो मुगल आए थे तो उससे लेकर इन्होंने फिर मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। तो शासकों का धर्म, उनका मानना था कि एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टि में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती है। इसी समय विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। जो इस काल विभाजन को जो बांटा गया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का, तो इनको इतिहासकार बहुत कम मानते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर इतिहास की व्याख्या करते हैं। पिछले जो भी हमने चैप्टर किया उसमें हमने देखा था कि प्राचीन समाज में कई प्रकार का समावेश था, जैसे कि वहाँ पर शिकारी, संग्राहक थे। प्रारंभिक दौर के जो कृषि थे, जिन्होंने कृषि शुरू की थी, वो शहरों और गाँवों के निवासी थे। प्रारंभिक दौर के राज्य साम्राज्य थे। और इस हम पूरे 7th क्लास में देखें कि मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या रहा है।
इसमें हम देखेंगे कि कृषि समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों का जो उदय हुआ, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान कर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। मतलब आगे हम पूरे इस चैप्टर, मतलब इस पूरे क्लास में 7th क्लास की जो NCERT करेंगे, इसमें हम पूरी डिटेल में करेंगे। और भारत के इतिहास के ये 1000 साल है, या अनेक बदलाव इसमें देखे गए हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी ज़्यादा भिन्न है। इसलिए सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याएं पैदा करेगा। फिर मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है। पहले प्राचीन की तुलना मध्य से, फिर मध्य से आधुनिक की। आधुनिकता के साथ भौतिकी उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था, उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। तो ऐसा माना जाता है कि जो मध्यकाल रूढ़िवादी था, परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। आगे हम पूरे चैप्टर्स में देखेंगे, जितने भी करेंगे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्राय परिवर्तन आते रहे। धीरे धीरे कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा समृद्ध, मतलब इतनी ज़्यादा फल फूल गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया था। जब हम इस पूरी क्लास की NCERT को पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि परिवर्तन के चिन्ह और सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जाएगा। जब भी संभव हो हम देखेंगे कि इसकी तुलना हम प्राचीन काल के साथ करते रहेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि क्या बदलाव हुए हैं और कहाँ पर ये चेंजेस देखे गए हैं। और ये भी हम देखेंगे कि इसको जो अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर कि क्या आज भी कुछ वैसा है या फिर बदल चुका है सब कुछ। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर आज हमने किया। यहाँ पर अब देखिए, एक्सरसाइज से आप रिवीजन कर सकते हैं, अच्छा रिवीजन हो सकता है। इससे पहले हम वर्ड देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड। पांडुलिपि, जो हाथ से लिपि लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं। जाति, क्षेत्र और काल विभाजन। काल विभाजन जो ब्रिटिश सरकार ने 3 प्रकार से किया, अंग्रेजी सरकार ने। तो उन्होंने सबसे पहले जो प्राचीन को हिंदू मान लिया, मध्यकालीन को मुसलमान काल का मान लिया, और फिर जो आधुनिक है उन्होंने ब्रिटिश काल कह दिया। तो अब देखिए, अतीत में विदेशी किसे कहा जाता था। अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो विदेशी हमने किसे देखा था कि जो किसी और गांव से आया हो, मतलब जिसकी संस्कृति और रहन सहन एक व्यक्ति से भिन्न हो, उसे विदेशी कहा जाता है। सन 700 के बाद काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो ऐसा मिला गया है कि अभिलेख नहीं मिलती हैं, ये गलत। अभिलेख तो मिलते रहते हैं। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। हाँ, तो सभी क्षेत्रों में जो जितने भी जो हमने देखे थे, अलग अलग जो समुदाय हुए थे, जिसमें राजपूत, मराठा, सिख, है ना, तो उन्होंने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना करनी शुरू कर दी थी। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से बाहर कर दिए जाते थे। बिल्कुल से, हाँ, वनवासियों को फिर कभी कभी बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि कृषियों ने अपनी बस्तियां बनानी शुरू कर दी थी और फिर ज़मीन पर वो कृषि करने लगे थे। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो था, असम मणिपुर का तो शासक मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आप फिर भी एक बार देख लेना। तो आगे आप ये देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं। इसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज है आप इसको कर सकते हैं। इससे आपका अच्छा रिवीजन होगा कि पिछली शताब्दी में हिंदुस्तान का अर्थ फिर कैसे बदला है ना। पहले हिंदुस्तान को सिर्फ नॉर्थ भारत के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पूरे भारत के लिए इसको यूज़ किया जाने लगा। जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किया जाते थे, जो एक जाति पंचायत होती थी, उसके माध्यम से जाति के जो मामले होते थे उनको निपटाया जाता था। और उनको जो बुजुर्ग होते थे, मतलब बड़े होते थे, उनकी एक सभा होती थी। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, मतलब जिनका सर्व क्षेत्रीय मतलब ऐसा है कि जो ऐसा एक साम्राज्य है जिनका सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण हो। जैसे हम दिल्ली साम्राज्य की बात करते हैं, तो उनका भारत के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण था। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।